का एक और आरोप हमेशा से रहता है कि सरकाघाट को धर्मपुर कंट्रोल करता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल निकम्मी बात है। मैं समझता विपक्ष के पास है बोलने को क्या है। सर, जब पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो आपने धूमल जी को लेकर एक बयान दिया था, तो आपको क्या लगता है कि वो बयान की वजह से जो सरकाघाट की राजनीति है उस बयान का कहीं ना कहीं उस पर असर है? मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगला जो 22 का चुनाव होगा, 2022 का चुनाव होगा, फिर से जयराम ठाकुर जी की सरकार यहाँ बनेगी। एक समय था जब सुंदरनगर यानी कि सुंदरनगर के सब डिवीज़न से ऊपर सरकाघाट का सब डिवीज़न माना जाता था, लेकिन आज देखा जाए तो सरकाघाट में कोई भी ना ही बड़ा संस्थान है। और अगर बात की जाए तो जैसे अभी केवी विद्यालय की बात की जाए तो वो वैसे सरकाघाट में ओपन होना था, उसके चांसेस है यानी कि सरकाघाट में ओपन होने के ज़्यादा थे, लेकिन वो भी धर्मपुर में अब खुल रहा है, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना है, ये हमने जगह आइडेंटिफाई की हैं 3 जगह। तो टेक्निकल टीम शायद अगले हफ्ते यहाँ आएगी और लोकल पंचायत प्रतिनिधियों से मिलेंगी और जो उनको बेस्ट जगह लगेगी 3-4 जगहों में से वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। सर, जैसे अभी आपने हेलीपैड की बात की, तो भद्रोता की जनता है वो ये कहती है कि हेलीपैड का आम जनता को क्या फ़ायदा है, यानी कि उसका फ़ायदा तो सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास हेलीकॉप्टर है। अब सर, गाड़ी वाला जो इंसान है वो तो हेलीकॉप्टर में नहीं जाएगा। तो अगर हेलीपैड यहाँ होगा तो यहाँ उतरेंगे और मिलेंगे, और साथ में हेलीपैड के नज़दीक थोड़ा सा वो सोल्यूशन भी बढ़ जाएगी, कोई चाय की दुकान खुल जाएगी, कोई ऐसा एक्टिविटी होगी। कर्नल इंदर सिंह फौजी रहा है, फौज में रहा है, मुझे पता है मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मेरी जनता मुझे कंट्रोल करती है। अगले चुनावों को लेकर क्या रणनीति है? क्या अगले जो सरकाघाट के चुनाव होने हैं उसमें कर्नल साहब फिर से रण क्षेत्र में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम लड़ेंगे, अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है, चंद्रमोहन हो चाहे कोई और हो, तो हम उसका साथ देंगे और पार्टी की सेवा करेंगे। सर, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एचआरटीसी की बहुत सारी बसें और काफ़ी जो स्टाफ है वो धर्मपुर लगा दिया गया है, तो ये क्या माजरा है? कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा इशू नॉन इशू का इशू बना रहे हैं इस बात में। अभी जो उपचुनाव हुए हैं आपने उसमें देखा होगा कि भाजपा मतलब 4-0 का आंकड़ा रहा है और बहुत मतलब ये मान के चले कि तगड़ी हार रही है भाजपा के लिए, तो आने वाले चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है? और मेरे चुनाव क्षेत्र में लीड मिली है, बिल्कुल बहुत लीड मिली है, जैसी बाकी जगह मिली है उससे अच्छी लीड हमने यहाँ दी है, उसके लिए मैं अपनी जनता का धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग बाहर थे या दिवाली के समय पर अगर इलेक्शन होते तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन अगर यहीं की बात की जाए तो सभी ने देखा है कि 13,000 कुछ नोटा पड़ा हुआ है, वोट जो है नोटा में गए हुए हैं, तो आप उस आंकड़े को किस हिसाब से लेके चलते हो और आप क्या वजह मानते हैं कि 13,000 जो नोटा में वोट गए हुए हैं तो उसका क्या वजह रही होगी? नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में। आप सभी को बता दूं, मैं इस वक्त बैठी हूं भद्रोता की वादियों में और आज आपकी खास बातचीत करवाएंगे सरकाघाट के 3 बार विधायक रहे कर्नल इंदर सिंह जी से, और उनसे चर्चा करेंगे सरकाघाट की राजनीति के बारे में, और भी बहुत सारी चर्चा होगी उनके साथ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं पोल स्टार की टीम का धन्यवाद करता हूं जो मुझे यहाँ आपने बुलाया और मेरे विचार जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उनका जवाब मैं देने के लिए आप मुझे यहाँ बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो मैं सीधे सवाल पे आती हूँ आपसे, और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप सरकाघाट के 3 बार विधायक रहे हैं और अभी आप विधायक हैं, और फिर भी मतलब आपकी सरकार से दूरी देखी जाती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये पता नहीं आप कहाँ से ये पॉइंट लाते हैं, सरकार से दूरी देखी जाती है। हम सरकार के बीच में हैं और अच्छा काम सरकार हमारा सहयोग कर रही है। माननीय ठाकुर जयराम जी जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, वो हर तरह से मेरे चुनाव क्षेत्र का हर काम कर रहे हैं, हर दिशा में हर विभाग में अच्छे काम हुए हैं, हो रहे हैं, और वो 2-3 बार यहाँ आ भी चुके हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार से कोई दूरी है। सरकार बिल्कुल सरकार के साथ चल रहे हैं हम, और सरकार पूरा सहयोग दे रही है। जी सर, जब पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो आपने धूमल जी को लेकर एक बयान दिया था, तो आपको क्या लगता है कि वो बयान की वजह से जो सरकाघाट की राजनीति है उस बयान का कहीं ना कहीं उस पर असर है? इतने संकुचित विचार थोड़े रखती सरकार। सरकार जब बनती है तो सबको साथ में लेके चलती है, और भारतीय जनता पार्टी का ये सीधी सादी बात है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ठाकुर जयराम जी बहुत
बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। और उनके मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई है जो उसमें हमने शायद कही होगी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, अब सर जैसे आप 3 बार विधायक रह चुके हैं और 3 बार विधायक रहना कोई छोटी बात नहीं है। एक समय था जब सुंदरनगर यानी कि सुंदरनगर के सब डिवीज़न से ऊपर सरकाघाट का सब डिवीज़न माना जाता था, लेकिन आज देखा जाए तो सरकाघाट में कोई भी ना ही बड़ा संस्थान है। और अगर बात की जाए तो जैसे अभी केवी विद्यालय की बात की जाए तो वो वैसे सरकाघाट में ओपन होना था, उसके चांसेस है यानी कि सरकाघाट में ओपन होने के ज़्यादा थे, लेकिन वो भी धर्मपुर में अब खुल रहा है। तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, केंद्रीय विद्यालय कोई बड़ा संस्थान नहीं होता है, ये किसी की गलतफहमी है। केंद्रीय विद्यालय केवल ऐसा विद्यालय है जिसको सेंटर रन करता है और उसमें सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई होती है। और जो दूसरे विद्यालय हैं वहाँ वो तो हमारी प्रांतीय सरकार रन करती है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। पता नहीं ये मिसनोमर कहाँ से आ गया कि केंद्रीय विद्यालय बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में जो जगह है वो ना तो शिक्षा विभाग के पास कोई जगह है, ना रेवेन्यू विभाग के पास जगह है। जितनी भी ज़मीन है वो सब वन विभाग की है, तो उसमें हमें ज़मीन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हमें ज़मीन लैंड मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, तो केंद्रीय विद्यालय तो हम दूसरे साल खुला दें यहाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक आपने सुंदरनगर की बात की और सरकाघाट की बात की, देखिए सुंदरनगर मेन लाइन में पड़ता है, लेकिन सरकाघाट कोई कम नहीं है, भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता ये बातें क्यों उठती हैं। सरकाघाट में क्या विकास नहीं हुआ है? हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप कोई भी विभाग ले लीजिए जहाँ आपको कमी नज़र आती है। आज से कोई 25 साल पहले जब मैं राजनीति में आया तो ये आपके भद्रौता क्षेत्र जहाँ आप बैठी हैं वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर आपने चिंदय से भद्रवाड़ जाना होता तो बाया दुर्गापुर जाते थे, और अगर भद्रवाड़ से आपने कहीं रिसा की तरफ जाना बाया दुर्गापुर जाते थे। मैं धन्यवाद करता हूँ ठाकुर जयराम जी का और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी का कि हमें रोड कनेक्टिविटी दिया भद्रौता में, और 1 इंच भी सड़क यहाँ पक्की नहीं थी जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। आज भद्रौता की सड़कें बहुत अच्छी हैं, A1 सड़कें हैं, और कुछ सड़कें जो कच्ची हैं उनको पक्का करेंगे हम, और वो प्रक्रिया जारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखी है ठाकुर जयराम जी ने, ये भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप बिजली की बात लीजिए, मेरे चुनाव क्षेत्र में 5 33 kV सब स्टेशन हैं और एक 132 kV सब स्टेशन है। किसी भी चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 2-3 से ज़्यादा kV 33 kV सब स्टेशन नहीं है। बिजली की हमारे पास कोई कमी नहीं है, और अगले 15-20 सालों तक किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे कोई यहाँ बड़ा कारखाना लगाए चाहे छोटा कारखाना लगाए। जहाँ तक पानी की बात है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। बहुत सी गलतफहमियाँ लोगों के मन में विपक्ष ने बिठाई, और विपक्ष को बोलना भी क्या है, यही बोलना है, नुक्ताचीनी ही करनी है। कंस्ट्रक्टिव काम तो हम करते हैं। हमने 5 स्कीमें हम कांडापातन से लाए हैं, व्यास नदी से। इसके लिए मैं ठाकुर जयराम जी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ठाकुर महेंद्र सिंह जी का जो जल शक्ति मंत्री है उनका धन्यवाद करता हूँ। हमें पानी की कमी नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ी अभी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। हर घर में पानी देना जल जीवन के माध्यम से हम देंगे। हमने क्यों नहीं बहुत कुछ किया हमने। कौन कहता है कि हम सुंदरनगर से पीछे हैं? ठीक है, सुंदरनगर मेन लाइन में है, इट्स ऑल राइट, लेकिन यहाँ भी हमें एक पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ये इसी क्षेत्र में लगेगा जहाँ आप कहते हैं हसीन वादियाँ हैं, बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे एक कभी पहली बार हुआ है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आई है, इसके लिए हम ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ मैं बताना चाहता हूँ आपको, कोई भी हमारे पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ साइंस ब्लॉक नहीं है। मैं ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि एक साथ एक बार 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में आपने हमें साइंस ब्लॉक दिए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, जैसे अपने पॉलिटेक कॉलेज की बात की है, मेरा उसी से जुड़ा सवाल है। अभी सीएम साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने घोषणा की है, पॉलिटेक कॉलेज की घोषणा की है, मिनी सचिवालय की है, साथ साथ हेलीपैड की भी की है। तो इस बारे में बताएं जनता को कि इसका कार्य कब से शुरू होगा? देखिए, अभी इसके लिए कैबिनेट में ये बातें जानी हैं। अभी हाल ही में तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, कैबिनेट में जानी है, हमने बात की है कि इसको कैबिनेट अप्रूवल दे दें। तो ये जो केंद्रीय ये जो आपका
पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना है, ये हमने जगह आइडेंटिफाई की हैं 3 जगह। तो टेक्निकल टीम शायद अगले हफ्ते यहाँ आएगी और लोकल पंचायत प्रतिनिधियों से मिलेंगी और जो उनको बेस्ट जगह लगेगी 3-4 जगहों में से वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ज़मीन जो है वो दान में देने की बात करी है। तो जहाँ हमें ज़मीन मिलेगी और अच्छी ज़मीन मिलेगी, टेक्निकली साउंड ज़मीन मिलेगी, जहाँ हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे ये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। ये इसमें देरी की बात नहीं है। जो हेलीपैड की बात करते हैं वो भी हेलीपैड यहाँ, वैसे भी मैं आपके गोंटा को हेलीपैड के मैप में लाया हूँ प्रदेश के। यहाँ पहले भी लैंडिंग हुई है, कई बार लैंडिंग हुई है। माननीय धूमल साहब जब मुख्यमंत्री थे तो 2-3 बार आपके गोंटा में उतरे हैं। अच्छी जगह है, वहीं पे मैं समझता हूँ कि एक सूटेबल प्लेस है जहाँ उसके आसपास जहाँ ये हेलीपैड बनेगा और बनाएंगे हम इसको। कोई इसमें इसकी ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ इस पूरे क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। सर, जैसे अभी आपने हेलीपैड की बात की तो भद्रोता की जनता है वो ये कहती है कि हेलीपैड का आम जनता को क्या फ़ायदा है, यानी कि उसका फ़ायदा तो सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास हेलीकॉप्टर है। अब सर गाड़ी वाला जो इंसान है वो तो हेलीकॉप्टर में नहीं जाएगा, तो आम जनता के हिसाब से हेलीपैड कैसे मतलब यूटिलाइज़ किया जा सकता है? आप उस दिशा उस तरह से मत सोचिए इस बात को, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो मुख्यमंत्री जी सरका घाट में उतरते हैं तो टाइम तो भद्रोता का ख़त्म होता है, क्योंकि हमने भद्रोता में मीटिंगें रखनी होती हैं, भद्रोता में लोगों से मिलना होता है। तो अगर हेलीपैड यहाँ होगा तो यहाँ उतरेंगे और मिलेंगे, और साथ में हेलीपैड के नज़दीक थोड़ा सा वो सोल्यूशन भी बढ़ जाएगी, कोई चाय की दुकान खुल जाएगी, कोई ऐसा एक्टिविटी होगी तो उससे लोगों को फ़ायदा होता है। जो 1 घंटा लोगों की समस्याएँ सुनने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगाएंगे वो रास्ते में खर्च हो जाता है। तो फ़ायदा तो लोगों को मिलता है, चाहे डायरेक्टली मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले, और एक सुविधा पैदा होती है। ये एक अच्छी दिशा में पहला कदम है, उसको कोई नकारना नहीं चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी सर, विपक्ष का एक और आरोप हमेशा से रहता है कि सरका घाट को धर्मपुर कंट्रोल करता है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल निकम्मी बात है। मैं समझता हूँ विपक्ष के पास है बोलने को क्या है, यही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे बताइए। विकास की बातें मैंने कर दी, यहाँ पे कुछ बोलने को नहीं है तो और क्या बोलेंगे। ये कर्नल इंदर सिंह फौजी रहा है, फौज में रहा है, मुझे पता है मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, मेरी जनता मुझे कंट्रोल करती है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे लगातार 3री बार चुन करके भेजा है, और मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लगातार 5 बार उन्होंने टिकट दिया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें कोई कंट्रोल नहीं करता है, हमें कंट्रोल अपने आप जनता पर कंट्रोल करती है हमें, और कोई धर्मपुर या कोई और जगह हमें कंट्रोल नहीं करती है। मैं कोई मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि अभी आया हूँ फील्ड में, मैं 25 साल से राजनीति में हूँ। अगले चुनावों को लेकर क्या रणनीति है? क्या अगले जो सरका घाट के चुनाव होने हैं उसमें कर्नल साहब फिर से रण क्षेत्र में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे सर? मैं सीधी बात करना चाहता हूँ आपसे, इस दिशा में कोई भ्रांतियाँ हैं तो लोग उसको भ्रांतियों को हटा दें। अगर जनता चाहेगी और पार्टी टिकट देगी तो कर्नल इंदर सिंह चुनाव लड़ेगा, ठीक है। अगर पार्टी समझती है कि नहीं अब किसी दूसरे को टिकट देना है और कर्नल साहब जो हैं वो पार्टी की सेवा करेंगे तो वैसा भी करने को तैयार हूँ। मुझे कोई इसमें बुरा नहीं लगता है, ये भी बताओ। लेकिन अगर टिकट मिलेगा तो लड़ूंगा। सर, जैसे आपके थौना वार्ड के जो जिला पार्षद हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, वो भी इंटरेस्टेड हैं इलेक्शन में, और मतलब उनकी भी उम्मीद है कि उनको टिकट मिले, और उनकी आपके साथ काफ़ी नज़दीकियां भी हैं। अगर उनको कल को टिकट मिल जाता है तो आपका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा? मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम लड़ेंगे, अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है, चंद्रमोहन हो चाहे कोई और हो, तो हम उसका साथ देंगे और पार्टी की सेवा करेंगे। चंद्रमोहन ठीक है, हमारा मित्र आदमी है, सहयोगी आदमी है, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो ठीक है, उनका साथ देंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। पार्टी का जो भी नुमाइंदा होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम कर्नल इंदर सिंह फौजी आदमी है, डिसिप्लिन में रहते हैं हम,
तो हम उनके साथ चलेंगे। सर, अगर भद्रोता इलाके की सड़कों की बात की जाए तो एक समय पर यहाँ की सड़कों की हालत बहुत खस्ता थी, यानी कि रोड्स, लोग काफ़ी परेशान थे। पर अभी काफ़ी मतलब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि रोड चमक गए हैं, मतलब रोड बहुत अच्छे हैं, तो लोग इसका पूरा श्रेय आपको देते हैं। तो अभी और इलाके में आगे लोगों को और क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? हाँ, मैं पहले भी कहा, जैसे जब मैं पहली बार भद्रौता में आया 25 साल पहले, तो यहाँ पे 1 इंच भी सड़क पक्की नहीं थी। आपने ठीक कहा, यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब थीं, लेकिन आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य में भद्रौता में सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। मुझे बताते खुशी होती है कि अभी अभी एक सड़क हमने जो दुर्गापुर से बग्गी होकर के सीधा मसेरन होकर के सरका घाट जाती है, उस पर हमने तकरीबन 26 करोड़ रुपया खर्च किया है। बहुत बढ़िया सड़क बनाई है। और बाकी सड़कों में जहाँ पानी खड़ा होता है सड़कों के ऊपर, वहाँ हमने टाइल पेवर वर्क्स किए हैं ताकि थोड़ा पक्का रहे, वो काफ़ी देर तक वो सड़क चले। तो ये सड़कों की हालत हमने सुधारी है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमें तकरीबन 145 करोड़ रुपया सड़कों के लिए मिला, सड़कों की हालत सुधारने के लिए। और मेरे चुनाव क्षेत्र में भद्रौता ही नहीं, बाकी सब जगह सड़कें जो बहुत अच्छी बनी हैं। सरका घाट घुमारवीं रोड सुपर हाईवे बना है, बामबड़ा से कलखर सुपर हाईवे बना है। सारे रोड हमने बहुत अच्छे किए हैं। मैं इसके लिए विभाग का भी धन्यवाद करता हूं। उनका भी काम मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज हमने अच्छा काम किए हैं। और ठाकुर जयराम जी का तो मैं धन्यवाद हमेशा ही करता हूं इसके लिए कि जो पैसा हमने मांगा वो पैसा उन्होंने दिया है और हमने उसका सही इस्तेमाल किया है। क्वालिटी वाइज भी हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं। मैं भी आपको निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ। सर, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एचआरटीसी की बहुत सारी बसें और काफ़ी जो स्टाफ है वो धर्मपुर लगा दिया गया है, तो ये क्या माजरा है, इस बारे में बताएं। देखिए, खामखा का हल्ला गुल्ला हो रहा है। सरका घाट पहले कैटर करता था धर्मपुर और सरका घाट के सारे बस रूट्स को, जब धर्मपुर में बस डिपो नहीं था। चूँकि अब धर्मपुर में अलग से बस डिपो बन गया है, तो नेचुरली जो धर्मपुर के रूट्स हैं उनके लिए बसें जो सरका घाट से चलती थी वो धर्मपुर से चलेंगी। अभी इसमें 40 बसें वहाँ ट्रांसफ़र हुई हैं और अकॉर्डिंगली जो ड्राइवर कंडक्टर हैं 40 बसों चलाने के लिए वो, और मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो वहाँ भेजा गया है। इसमें राजनीतिक वातावरण में खलबली करना, अननेसेसरली र्यूमर्स फैलाना, मेरे ख्याल में ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा नॉन इशू का इशू बना रहे हैं इस बात में। जो धर्मपुर के डिपो हैं, तो धर्मपुर के रूट्स हैं वो धर्मपुर चले गए हैं और उसके बसें चली गई। मेरे चुनाव क्षेत्र में मुझे बताइए एक भी रूट नहीं है जो बंद हुआ हो। इन बसों के जाने के बाद में सारे रूट तो चल रहे हैं। यहाँ से कंट्रोल होता था, अब धर्मपुर से कंट्रोल होगा, जो धर्मपुर के रूट्स हैं। तो इसमें कोई खराबी नहीं है। अभी बैजनाथ से जोगिंदर नगर में 131 लोग आए हैं, तो उसमें क्या है, शफलिंग तो होती है। जब एक बस डिपो को डिवाइड कर दिया जाए तो दूसरी जगह वो धर्मपुर में सरका घाट का स्टाफ धर्मपुर चला गया, क्योंकि धर्मपुर का जो रूट्स हैं वो लोग चलाएंगे। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कोई। अभी जो उपचुनाव हुए हैं, आपने उसमें देखा होगा कि भाजपा मतलब 4-0 का आंकड़ा रहा है और बहुत मतलब ये मान के चलिए कि तगड़ी हार रही है भाजपा के लिए। तो आने वाले चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है कि भाजपा का क्या रहेगा आने वाले चुनावों में? देखिए, चुनाव में हार जीत बनी रहती है। कभी हार होती है, कभी जीत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये जो हार है, ये कोई हार, मैं इसको हार नहीं मानता। अगर 1% से कोई सांसद जीत करके जाता है तो मेरा ख्याल वो जो कोई बड़ी हार नहीं होती है। मैं वैसे इस इलेक्शन में मैं अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रहा हूँ और मेरे चुनाव क्षेत्र में लीड मिली है, बिल्कुल बहुत लीड मिली है। जैसी बाकी जगह मिली है उससे अच्छी लीड हमने यहाँ दी है, उसके लिए मैं अपनी जनता का धन्यवाद करता हूँ। थोड़ी हमारी जो पोल परसेंटेज थी वो थोड़ी कम रही है, इसकी वजह भी हैं। जैसे हमारे बहुत से लोग जो हैं इस क्षेत्र से बाहर हैं, 15-20% लोग बाहर होते हैं और वो थोड़ी टाइमिंग गलत हो गई। अगर दिवाली के नज़दीक में ये कहीं चुनाव होता तो परिस्थिति कुछ और होती। ये थोड़ा चुनावी दिवाली से एक हफ्ता 5-6 दिन पहले था चुनाव, उसकी वजह से हमारे बाहर से जो लोग गए हैं वो आ नहीं पाए। तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। ठाकुर जयराम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से पंच प्रांत का संचालन कर रहे हैं
और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि अगला जो 22 का चुनाव होगा, 2022 का चुनाव होगा, फिर से जयराम ठाकुर जी की सरकार यहां बनेगी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग बाहर थे या दिवाली के समय पर अगर इलेक्शन होते तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन अगर यहीं की बात की जाए तो सभी ने देखा है कि 13,000 कुछ नोटा पड़ा हुआ है, वोट जो है नोटा में गए हुए हैं। तो आप उस आंकड़े को किस हिसाब से लेके चलते हो और आप क्या वजह मानते हैं कि 13,000 कुछ जो नोटा में वोट गए हुए हैं, तो उसका क्या वजह रही होगी? नोटा की अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि इसकी थोड़ा देख रहे हैं, हमारे संगठन जो है इसकी छानबीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये बात हुई है, तो करेंगे उसका उसको देख रहे हैं और रिजल्ट निकलेगा, उसका छानबीन निकलेगी, कहाँ कमी रही है, उस कमी को दूर करेंगे। हमारे पास समय है हमारे पास। नोटा का एक फैसिलिटी दी है लोगों को, वो मेरे ख्याल में, हम नहीं कहते कि वो बीजेपी के थे या किसी और पार्टी के थे, वो तो, लेकिन इसका कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद में जो निकलेगा उसका उचित कदम उठाया जाएगा ठीक करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सरकाघाट के 3 बार विधायक रह चुके कर्नल इंदर सिंह जी, जिनके साथ हमने बात की और सरकाघाट की राजनीति के बारे में जाना, और भी बहुत सारे हमने इनसे सवाल किए हैं। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए। मैं आपका और पोलस्टार टीम का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। जो प्रश्न आपने मेरे से किए, मैंने उनका आपको, मैं समझता हूं, सही जवाब दिया है। कोई चिंता का विषय हमारे लिए नहीं है। हम काम कर रहे हैं, काम करते हैं, और जनता की सेवा हम खुले दिल से करते रहेंगे। ये मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू? आपको कमेंट करके बताना है, और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस इंटरव्यू में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।